हेलो फ्रेंड्स, EGGS में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट। कल एक्चुअली में मैंने वादा किया था आपसे कि यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया मैंने, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को सेट करने जा रहा था, क्योंकि मैं टेस्ट भी लेने जा रहा हूँ, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। क्वेश्चन सेट करने के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें मिली, इसे बताना अनिवार्य हो गया। मुझे लगा कि इसको अगर बताऊं तो क्वेश्चन ज़्यादा टैली करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट लगा। एक तो ब्लैक होल वगैरह के बारे में पता चला, ब्लैक होल के बारे में बताना जरूरी है। और दूसरा, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा जरूरी थी। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि कोई भी तारा ब्लैक होल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, पीछे आपका डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए। हमने इसका हेडिंग में लिखा है डेवलपमेंट ऑफ स्टार्स, तारों का क्रमिक विकास। कैसे होता है तारों का क्रमिक विकास? जितने भी वहाँ गैलेक्सी में या यूनिवर्स में जितने भी स्टार हैं, जितने भी हाइड्रोजन और गैसेज आपस में टकरा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, क्या सारे स्टार बन गए? आखिर क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन होगा स्टार बनने के लिए? कुछ ना कुछ तो बातें होगी। तो जब गैसें चारों तरफ वितरित हैं, नज़दीक नहीं है, तो वो स्टार नहीं बनेगी। लेकिन जब वही गैसें, मेनली हाइड्रोजन गैस, वही गैसें जब नज़दीक आ जाए तो स्टार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये नज़दीक कैसे आएंगी? धीरे धीरे टकराएगा, आपस में हाइड्रोजन गैसें टकराएंगी, हीलियम में कन्वर्ट होगी, और ऐसे धीरे धीरे विकास होता है। तो ये जो कोई तारा जब बनता है, उसके बनने की प्रक्रिया करीब 1 अरब साल होती है। 1 अरब साल के बाद वो तारा बनता है। और तारा बनने के बाद कई स्टेप्स होते हुए कई तरह की घटनाएं घटती है उसके विकास में। जस्ट लाइक टू ह्यूमन बीइंग और जस्ट लाइक टू प्लांट्स वगैरह कहिए। आदमी का जब विकास होता है तो ये भी कई चरण में विकास होता है। बचपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा। ये तारों का भी बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होते हैं। ये भी एक दिन मर जाता है। तो आइए देखें कैसे इसका विकास होता है। ये पहले आप चार्ट देख लीजिए पूरा। ये है प्रोटोस्टार, इसको हम अभी डील कर रहे हैं। ये प्रोटोस्टार है। उसके बाद प्रोटोस्टार ही स्टार बनता है। स्टार रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है, रेड जाइंट बनता है। इसको रेड जाइंट फेज बोलते हैं। और रेड जाइंट फेज के बाद दो स्थिति होती है। अगर सूर्य जैसा तारा होगा तो ये व्हाइट ड्वार्फ बन के खत्म हो जाएगा। सूर्य कितना भारी होगा तो। अगर सूर्य से बड़ा स्टार होगा, स्टार ग्रेटर देन सन, तब वो सुपरनोवा बनेगा। और सुपरनोवा से न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और न्यूट्रॉन से ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। अब देखिए कि प्रोटोस्टार आदि तारा बनता कैसे है। आदि तारा बनने के पहले गैसों का संघनन होना जरूरी है। जहां पर गैसें एक जगह पर जमा हो जाती हैं, वहीं पर आदि तारा बनेगा। यहां पर हमने दिखाया, देखिए तारे, ये सारे गैसेज हैं, ये सारे हाइड्रोजन के गैसेज हैं, ये सारे हाइड्रोजन के गैस हैं। ये हाइड्रोजन की गैस
आपस में संघनित होते चली गई, आपस में संघनित होते चली गई। यहां देखिए आपस में संघनित हो रही है। बाहर में संघनन की प्रक्रिया कम है, कि अंदर में क्रोड की ओर, अंदर की पार्ट को क्रोड कहते हैं, अंदर में क्रोड के पास ये संघनन ज्यादा हो रहा है। और जब यहाँ पर थोड़ा सा ही मास बढ़ेगा तो बाकी गैसों को ये खींचना शुरू कर देगा। देखा है हमने एरो दे करके कैसे बाहर की गैसें आकर के यहाँ पर कोलैप्स कर रही है, टकरा रही है आपस में। और यहीं पर हमने पहले भी एक डील किया था कि यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, फ्यूजन रिएक्शन। पहले भी हमने चर्चा किया था क्या होता है फ्यूजन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन चेंज होता है हीलियम में। अब आप देखिए हीलियम में कितना हाइड्रोजन चेंज होगा। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2, परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। एटॉमिक वेट इसका कितना है 1, इसका एटॉमिक वेट कितना है 4, एटॉमिक वेट इसका है 4। दैट मीन्स 4 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाएगा। तो 4 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाया, और हीलियम चूंकि भारी तत्व है तो अब हाइड्रोजन को बाहर से हाइड्रोजन को खींचना शुरू करेगा, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा हो जाता है कि अब संकुचित होना शुरू करता है, सिकुड़ना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही सिकुड़ना शुरू करता है ये, तो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होना शुरू करेगा और उसे काफी मात्रा में टेम्परेचर रिलीज होता है, तापमान निकलेगा, और वो तापमान अंदर से दबाव डालेगा। आप ऐसे भी देख लीजिए, आपके घर में कुकर में खाना बनाते हैं, उसमें चावल दाल कुछ भी डालते हैं, पानी गर्म होता है, वो पानी गर्म पानी दबाव डालता है कि नहीं कुकर पर, बाहर की ओर दबाव डालता है, तभी तो सीटी लगाया होता है। अगर सीटी न लगाया होता या कभी कभी आपकी सीटी जाम हो जाती है तो कुकर ब्लास्ट कर जाता है, इतना अंदर से प्रेशर होता है। अब देखिए यहां से अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, अब बाहर की ओर टेम्परेचर का आंतरिक दबाव लग रहा है, दोनों बैलेंस हो जाता है। ऐसी स्थिति जब पहुंचती है तो स्टार कहलाता है। इस प्रोटोस्टार में आदि तारा, तारा के पहले का तारा, तारा बनने के पहले का है, बच्चा है एकदम, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो तारा में कन्वर्ट हो गया। जब यहां पर तारा बन जाता है, हमने लिख दिया 4 हाइड्रोजन चेंज टू हीलियम, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, आईपी लिख देते हैं यहां पर, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर आई, और जिसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, हिंदी में भी लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और बराबर होगा आंतरिक दाब, आंतरिक दाब। अब यहां पर 2 स्थिति आ जाती है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। स्टार एक फेज यहां मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और यहां पर एक अंडरलाइन कर देते हैं, यही हमारा स्टेप है। अगर आंतरिक दाब नहीं उत्पन्न होता बाहर की ओर तो क्या होता। अपनी आकर्षण शक्ति के कारण, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्सेज के कारण
ये तारा सिकुड़ करके डेड हो जाता, समाप्त हो जाता, यहीं पर ये तारा समाप्त हो जाता, चमकता ही नहीं। आज जो अपना सूरज को देख रहे हैं कि चमक रहा है, वो दोनों दोनों स्थिति से वो बैलेंस में है। गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा आंतरिक दबाव। गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर लग रहा है, ये देखिए फिजिक्स रिएक्शन को हटाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर लग रहा है, ये बल कहां लग रहा है? अंदर की ओर। और आंतरिक दाब किधर लग रहा है? बाहर की ओर। बाहर की ओर। अब ये दोनों इसको बैलेंस किए रहता है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। इसको अगर हम एरो से दिखा दें तो आप देखिए, ये है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और ये है बाहर की ओर दिखा दें, ये है इंटरनल फोर्सेस। दोनों इसको बैलेंस कर दिया और ये अपनी स्थिति में बरकरार रहता है। और इसको 5 अरब साल, यहां तो 1 अरब साल इसको बनने में लगा, और 5 अरब साल के बाद ये स्टार में बदल जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 5 अरब साल के बाद, आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स ये स्थिति आई। और फिर अगर इसके दोनों बल बराबर नहीं होता तो क्या होता? एक डेड हो जाता, लेकिन ये डेड नहीं है, चमक रहा है, तो ये आगे बढ़ेगा रेड जियांट की ओर। ये रेड कलर का दिखने लगेगा। अभी तो पीला कलर का दिखता है सूरज, लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा, बाद की स्थिति होगी, तो ये रेड कलर का दिखने लगेगा, और उसी को कहते हैं रेड जियांट फिश। लाल दानव तारा, दानव की तरह दिखेगा वो, जैसे सब कुछ निकल जाए वैसे। और उसके वो स्थिति 5 वर्ष बाद ये रेड जियांट में बदलेगा, और हमारा सूरज भी वही हाल। कोई भी तारा जो सूरज के बराबर भार का हो, बराबर वेट का हो, वो रेड जियांट फेज में बदल जाता है। तो जब सूरज के बराबर का तारा रेड जियांट फेज में बदल जाएगा, तो मेरा सूरज भी बदल सकता है। तो मेरा सूरज भी 5 अरब साल के बाद रेड जियांट फेज में बदल जाएगा, और ये अपने आंतरिक शक्ति के कारण और खत्म हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा? जितने भी हाइड्रोजन थे वो क्रोड में सारे के सारे हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने लिखा इक्वल टू सन। अगर कोई तारा सन के इक्वल में रहा, इक्वल माने बराबर, इक्वल वेट, इक्वल मीन्स इक्वल वेट, WIGHT, इक्वल वेट। अगर सन में रहा तो व्हाइट ड्वार्फ बन के समाप्त हो जाता है। व्हाइट ड्वार्फ श्वेत वामन, हिंदी में भी लिख देते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन बन करके खत्म हो जाएगा। अब एक चीज और आता है कि श्वेत वामन जब बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, तो यहां पर इसकी डेंसिटी काफी बढ़ जाती है, घनत्व तो काफी बढ़ जाता है। और आप घनत्व के बारे में जानते होंगे। देखिए, घनत्व का 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वहां का कोई पोर्शन को काटा जाए, 1 सेंटीमीटर क्यूब का पोर्शन काटा जाए, उसका वेट होगा 10,000 kg। हमने लिख दिया है 10,000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाते हैं कि कैसे
10,000 केजी का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। कोई भी तत्व भारी और हल्का क्यों होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसको हटाते हैं। जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने मान लिया कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन को लिया, और इतना ही बड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हमने लिया वुड। हम डेंसिटी दिखा रहे हैं। अब नो डाउट सब लोग कहेगा कि ये कितना भारी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन है, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 1-1 सेंटीमीटर है। तो नो डाउट आयरन भारी होगा। क्यों भारी होगा, क्योंकि इसके एटम्स जो हैं, इसमें मौजूद इतना ही बड़ा एरिया में जो एटम्स हैं वो ज्यादा है, परमाणुओं की संख्या इसमें ज्यादा है। सपोज करिए कि ऐसे ऐसे इसके परमाणु हैं आयरन के, ऐसे ऐसे हैं, सारे परमाणुओं का भार बराबर होता है, ऐसे हो गया, और इसमें ऐसे परमाणु हैं, तो परमाणुओं की संख्या इसमें कम है इसलिए हल्का है, और इसमें ज्यादा है इसलिए भारी है। इसी को तो कहते हैं डेंसिटी, इसको कहते हैं घनत्व, डेंसिटी। क्या है ये, डेंसिटी माने घनत्व। तो दोनों समान वॉल्यूम का पदार्थ, दोनों समान वॉल्यूम का पदार्थ एक भारी होता है, एक हल्का होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ एटम्स के चलते, परमाणुओं की संख्या, ये सब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम वुड में कम है, लकड़ी में कम है, इसलिए हल्का है। अब सोचिए अगर हम इसमें और दुगना तिगुना एटम्स को भर दें तो भारी हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर हम पोर्शन काटे हैं तो हो सकता है कि 25 ग्राम 50 ग्राम हो, और इसी में अगर ज्यादा आइटम से भर दें तो यही इसी का वेट 100 ग्राम 200 ग्राम हो सकता है। माना एटम्स की संख्या बढ़ेगी तो इसका भार बढ़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे होता है फ्रेंड्स। देखिए अब सोचिए कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 50 ग्राम है, और यहाँ पर अगर व्हाइट ड्वार्फ में अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब काटते हैं, इसीलिए मैंने लिखा पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पे व्हाइट ड्वार्फ में 1 सेंटीमीटर क्यूब का पोर्शन काटते हैं तो वह 10,000 केजी का होता है। अर्थात समझ लीजिए कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन को अगर आसमान से गिरा दें तो कई घर जाके ध्वस्त हो सकते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो सकते हैं। ये सन के बराबर, सूर्य के वेट के बराबर अगर कोई भी तारा होगा तो व्हाइट ड्वार्फ बन करके खत्म हो जाएगा। हमारा सूर्य भी 5 अरब साल के बाद व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य का अगला स्टेप क्या होगा, आगे कहां तक जाएगा, आगे व्हाइट ड्वार्फ बन करके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई तारा, ऐसा कोई स्टार जो कि सूर्य से ज्यादा वेट का हो, ग्रेटर देन, कोई स्टार ग्रेटर देन सन, माने बड़ा हो, सन से ज्यादा भारी हो, सन से बड़ा हो, तब की सिचुएशन क्या होगा? उस कंडीशन में वो सुपरनोवा बनेगा। अभी तक 5 सुपरनोवा मिला है। सुपरनोवा उस अंदर से विस्फोट होगा फिर और चमकीला होता चला जाएगा, और सुपरनोवा से ही न्यूट्रॉन स्टार बन करके खत्म हो जाएगा। अगर बहुत भारी है, कुछ भारी है, तब तो सुपरनोवा ही न्यूट्रॉन स्टार बन करके खत्म हो जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार का
देखिए इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार का 1 सेंटीमीटर क्यूब का, वहां का अगर पोर्शन 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर काटे, वो कितना वेट का होगा। यहां तो आपने देखा कि व्हाइट ड्वार्फ में 1 सेंटीमीटर क्यूब काटा है आपने, तो 10,000 केजी का वेट हुआ। और न्यूट्रॉन स्टार में अगर 1 सेंटीमीटर काटेंगे तो 1 मीट्रिक टन, 10 लाख टन। सोचिए, इतना ही बड़ा टुकड़ा हमने न्यूट्रॉन स्टार पर काटा, इतना ही बड़ा टुकड़ा अगर हमने न्यूट्रॉन स्टार पर काटा तो 1 मीट्रिक टन हो गया, दैट मीन्स 10 लाख टन। वो कितना भारी होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इसमें इतना बढ़ गए, परमाणुओं की संख्या इसमें इतना न बढ़ गई कि उसके भार को, वो इतना ही बड़ा टुकड़ा के भार को कर दिया 1 मीट्रिक टन। अब यहीं पर वो अगर तारा बहुत बड़ा विशाल नहीं हुआ तो यहाँ पर बनकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा विशाल का हो, वो ज्यादा वेट का हो, तो यहीं पर समाप्त नहीं होगा। वो फिर यहां पर लिख दिया हमने, हेवी वेट का अगर होगा वो तारा, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल जिस कई बार आपने सुना होगा, अभी हमारे एक साइंटिस्ट थे, अभी कुछ ही महीने पहले उनका देहांत हुआ है। वो थे स्टीफन हॉकिंग, ब्रिटेन का साइंटिस्ट। ब्लैक होल पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। तो जिस समय मरे थे उसमें ब्लैक होल बहुत ज्यादा चर्चित था। ब्लैक होल क्यों कहते हैं? क्या तारा में तारा में जो होल हो गया, काला कलर का होल हो गया क्या? ब्लैक कलर का होल तो नहीं हुआ। फिर ब्लैक होल कहते क्यों हैं? अब इसको समझिए, जब हेवी वेट का तारा हो, बहुत ज्यादा विशालकाय तारा हो, तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना बढ़ जाती है और उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 घन सेंटीमीटर का मास इतना बढ़ जाता है, कई लाख, कई करोड़ मीट्रिक टन हो जाता है। इतना वेट हो जाता है, इतना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। यहां तक कि सब पिंडों को, सब चीजों को आकर्षित कर लेता है, और यहां तक कि किसी भी प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। और किसी भी चीज को आप देखते तभी हैं जब वहां का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। आप, हम सब एक दूसरे को देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि कोई प्रकाश की किरण हमारे पास आती है और टकरा करके फिर आपकी आंखों के पास चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण इससे बाहर नहीं निकल पाता, ऑब्जर्व कर लेता है। और जो चीज सारे प्रकाशों को ऑब्जर्व कर लेगा, पूरा प्रकाश को सोख लेगा, वो काला ही दिखेगा। आप ठंडा के दिन में काला कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि प्रकाश को ऑब्जर्व कर ले और हमको ठंडा से थोड़ा राहत पहुंचाए। यहां भी दोस्त सेम कंडीशन है। ये ब्लैक होल सारा प्रकाश को सोख लेता है। तब आप कहिए जब दिखाई नहीं देता है तो फिर इसको रिसर्च कैसे की हुआ इसके बारे में? तो देखिए, बहुत पहले एस चंद्रशेखर ने इस पे ज्यादा काम किया था। अब मान लीजिए कि तारा विशेषता क्या होती है? कोई भी तारा की विशेषता क्या होगी? कोई भी तारा के ग्रह होंगे, ग्रह तारों का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए यहीं पर एक स्टार बनाते हैं, यहां पर एक हमने स्टार बनाया, ऐसे बनाया, और ये सब ग्रह हैं, ऐसे ग्रह हैं। ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगा रहे। अगर ग्रह चक्कर लगा रहे हो और बीच में तारा दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये तारे, यहाँ पे सब तारे हैं, ये सब प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, ये सब प्लेनेट घूम रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं, मान लीजिए ये चक्कर लगा रहे हैं।
सब तारे चक्कर लगा रहे हैं और बीच में कोई पिंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो किसका चक्कर लगा रहे हैं? तो जरूर ही वहां बीच में कोई तारा रहा होगा। इसी का आधार पर इसका पता किया जाता है, जहां पे बहुत सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हो और बीच में कोई स्टार नहीं दिख रहा हो, दैट मीन समझ जाइए वहां पर ब्लैक होल है। और इसका सबसे पहले एनालिसिस, इसके बारे में अध्ययन हमारा भारतीय मूल के अमेरिकन वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक भारतीय मूल के थे एस चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया। बड़े ही रिनॉल्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्हीं के अंकल थे सीवी रमन। रमन इफेक्ट आप पढ़ते हैं, तो इन्हीं के अंकल थे सीवी रमन, उन्हीं का ये भतीजे थे और ये 1983 में इनको नोबेल प्राइज मिला। इसी के कारण मिला था। स्टार में इन्होंने काफी अध्ययन किया था एस चंद्रशेखर। और दूसरा वैज्ञानिक है हमारे स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग भी ब्लैक होल पर काफी काम किए। तो इस प्रकार देखिए कि तारों का क्रमिक विकास कैसे हुआ। ब्लैक होल लास्ट स्टेज है। ब्लैक होल बुढ़ापा के बाद मरने वाला स्टेज है। तो आप 3 चीज याद रखेंगे। अगर स्टार हुआ जैसे सन की तरह का स्टार है, तो वो रेड जायंट बन करके फिर व्हाइट ड्वार्फ बन के खत्म हो जाएगा, अगर सूर्य के बराबर का भार है तो। अगर उससे बड़ा है तो सुपरनोवा होगा और न्यूट्रॉन स्टार बन करके खत्म हो जाएगा। दोनों में क्या देखिए, जब न्यूट्रॉन स्टार बनेगा तो उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और फिर न्यूट्रॉन स्टार से भी अगर उस मान लीजिए मीडियम से बहुत बड़ा है कोई तारा, तो ब्लैक होल बन करके खत्म हो जाएगा। अब आपको इससे संबंधित किसी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर अगला स्टेप हम लोग बढ़ते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर। तो चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये देखिए, हमने एक्लिप्स चैप्टर को स्टार्ट किया। एक्लिप्स माने ग्रहण, और हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्लिप्स ग्रहण 2 तरह का होता है। हमने 2 भाग में बांट दिया, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब आइए देखें कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता कैसे है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें। देखिए सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, सूर्य पर ग्रहण लग गया, अर्थात सूर्य जो है वो डार्क हो गया, वो दिख नहीं रहा है। ग्रहण का मतलब यही होता है कि दिखना नहीं। क्यों नहीं दिखेगा सूर्य, क्या स्थिति होगी? आप जैसे कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सूर्य का चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी। अर्थ लगा रही है इसकी चक्कर, रिवोल्यूशन, परिक्रमण गति से निश्चित ऑर्बिट में, निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? मून। पहले ही पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है वो प्लैनेट है, ग्रह है सूर्य का, और ग्रह का जो चक्कर लगा है उसे कहते हैं सैटेलाइट, उपग्रह। उपग्रह भी 2 तरह के होते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, मैन मेड और नेचुरल। मानव द्वारा निर्मित अगर उपग्रह होगा, सैटेलाइट होगा, उसको भी इसी ऑर्बिट में ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा, वो भी पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। हालांकि वो उसका आयतन मात्रा बहुत कम होता है, छोटा पिंड होता है। इनमें हम लोग मून को देखें
ये मून भी चक्कर लगा रहा है और इसके साथ साथ पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी जब यहाँ पहुंचेगी तो मून भी यहाँ पहुंचेगा, चंद्रमा भी यहाँ पहुंचेगा। अगर पृथ्वी यहाँ पहुंची, अगर पृथ्वी यहाँ सपोज करिए यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पर चंद्रमा भी पहुंच गया, यहाँ भी इसका चक्कर लगा रहा है। तो कभी ऐसा स्थिति आती है कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर पृथ्वी पहुंची, यहाँ पर पहुंची, चंद्रमा है यहाँ पर, तो सूर्य का प्रकाश को रोक नहीं रहा है, उल्टा डायरेक्शन में है। यहाँ भी है तो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक नहीं रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जा रहा है, जा रहा है। यहाँ भी अगर हो, मान सपोज करिए यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पे अर्थ हो गई, यहाँ पे अर्थ हो गई और चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो भी नहीं रुकेगा। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा स्थिति आएगा कि तीनों एक समान रेखा पर मौजूद हो जाए, उस स्थिति में ग्रहण लगेगा। जैसे देखा है मैंने, यहाँ देखिए, यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है और एक चंद्रमा है, एक चंद्रमा है और एक सिद्ध में हो गया। अब सूर्य की जो रोशनी आ रही थी पृथ्वी पर, यूं आ रही थी, अब ये रोक देगा, रोक देगा, अर्थात ये रोशनी अब इधर नहीं आ पाएगी। तो हम यहाँ पर मौजूद व्यक्ति सूर्य को नहीं देख पाएगा और सूर्य ग्रहण कराएगा। ये कब लगता है? ये फिक्स है, अमावस्या को ही लगेगा, न्यू मून उसको कहते हैं, अमावस्या को न्यू मून कहते हैं। याद रखिए, अमावस्या को अंधेरी रात होती है और उसी समय सूर्य पर ग्रहण लगता है। अब यहाँ भी हमने दिखाया कि सन और अर्थ के बीच में मून है, यही सूर्य ग्रहण की स्थिति है। सन और अर्थ के बीच में चंद्रमा घुस जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूर्य स्थिर है, सूर्य को स्थिर मान के चलिए। सूर्य भी चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी का, लेकिन उससे ग्रहों के स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, हम सूर्य को स्थिर मान के चलेंगे। और अगर कभी ऐसा भी होगा ये चांद यहाँ पर पहुंच जाए, चांदी को रोशनी ना आए, तो चांद को रोशनी नहीं आए, चांद अंधेरा दिखेगा, उसको कहेंगे चंद्र ग्रहण, जो कि दूसरा फिगर में दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर सन है, यही सन है हमारा, और चंद्रमा दूसरे साइड में है, बीच में पृथ्वी घुस गई है, बीच में एक सीधे में आ गई, तो अब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगी और चंद्रमा हो जाएगा अंधेरा, डार्क हो जाएगा। तब इसको कहेंगे चंद्र ग्रहण। ये पूर्णिमा को होगा, न फिक्स है, पूर्णिमा का दिन ही होता है और इसको कहते हैं फुल मून। और देखिए फिर यहाँ पे हमने फिर नीचे में लिख दिया सन और मून के बीच में अर्थ। अब यूनिवर्स चैप्टर खत्म होता है, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो बनने की बहुत सारी संभावनाएं होती है और कोई पढ़ाई कितना भी पढ़ा दिया जाए वो अंत नहीं हो सकता। उसमें से क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन होंगे जो कि निकलेंगे, उसके लिए आपको कुछ स्व अध्याय करना पड़ेगा, सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया था एक बुक चाहिए, कोई भी एक बुक पढ़िए और आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, समझने में आपको आसानी होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। ओके भाई, थैंक यू।